हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर, जिसमें कि आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी की घटनाचक्र सीरीज, जिसमें कि आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कृषि। कौन सा दोस्तों? कृषि। भारत में कृषि की शुरुआत कब हुई, भारत में कृषि के लिए क्या क्या काम हुआ। हम सब जानते हैं कि जो भारत है वह कृषि प्रधान देश है, तो इसमें जो जो समय समय पर कुछ प्रक्रियाएं जोड़ी गई, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, उन सबको आज हम यहाँ पर जानेंगे। अगर हम बात करें कि देश में सबसे पहले जो कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, कहाँ पर हुई, तो वह जानते हैं। देश में सबसे पहले जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वह 1960 में। कब? 1960 में हुई थी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। उस समय जो इस विश्वविद्यालय का नाम था वह था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश में था, जिसका नाम था पंतनगर। कहाँ पर? पंतनगर जगह थी उत्तर प्रदेश में, जो कि अब उत्तराखंड में है। फिर इस विश्वविद्यालय का नाम बदल कर रख दिया गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्या नाम रखा दोस्तों? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? एम.एस. स्वामीनाथन, एस. अय्यप्पन, के.बी. थॉमस या एम.एस. रंधावा। तो भारतीय कृषि का इतिहास क्या है? एक पुस्तक है। किसने लिखी? यह लिखी है एम.एस. रंधावा ने। किसने लिखी दोस्तों? एम.एस. रंधावा ने। अब आपसे पूरा नाम भी इनका पूछा जा सकता है, तो पूरा नाम क्या है इनका? मोहिंदर सिंह रंधावा। क्या नाम है? मोहिंदर सिंह रंधावा। और इन्होंने कृषि के साथ, इस किताब के साथ साथ जो हरित क्रांति आई थी, उस हरित क्रांति के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं कितने? देश में एग्रोलॉजिकल क्षेत्र हैं कितने? 15, 17, 18, 20। ठीक है, तो कितने हैं आपके? 20। कितने दोस्तों? 20, 20 हैं। जो एक सर्वे हुआ था किसके द्वारा? नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे, इसके अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने? 20 एग्रो इकोनॉमिकल क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र 20 में बांटा गया है, और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र हैं। कितने? एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन है कितने? 60। ठीक है, और इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वह किस बेस पे किया जाता है? वह किया जाता है उस जगह की मिट्टी, जलवायु और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर। किस बेस पर? मिट्टी के आधार पर, जलवायु के आधार पर और प्राकृतिक भौगोलिक स्थितियों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं, और सब क्षेत्र कितने हैं? 60 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? अभी आपको बताई कितनी? 20। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? कितने लघु कृषि, मतलब कि लघु क्षेत्र में बांटा गया है? पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो कितने में बांटा था? 60 में। कितने में दोस्तों? 60 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कथन दिया हुआ है। पहला कथन, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो आर है वह ए को सपोर्ट नहीं करता, ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6, भारत की खाद्य
भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों को बीज परिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है, क्या बाध्य हैं, ये बताइए। पहली, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी। क्या ऐसा है? नहीं, ये कोई बाध्यता नहीं है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। ऐसा भी नहीं है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। हाँ, ये जरूर बाध्य है, ये जरूर बाध्य है। तो कौन सा बाध्य है? बाध्य आपका केवल तीसरा पॉइंट, केवल तीसरा पॉइंट। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी बाध्य बताए? यहाँ पे 3 बाध्य बताई। पहली, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी, ये कोई बाध्यता नहीं थी। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों को उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्री और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, ये भी कोई बाध्यता नहीं है। निम्न मूल्य जो मिनिमम प्राइस है और उच्च परिमाण है, उन फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल। ठीक है, चलिए, ये इसका बाध्यता है, परेशानी है, समस्या है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसलिए मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पूछा था, कब हुई थी? 1960 में हुई थी। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत। कौन सा दोस्तों? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मतलब कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 14%, 16%, 18%, 20%। तो जो आपका खाद्य एवं कृषि संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14%, कितना? 14% की ही सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कितनी? 14%। ठीक है। कृषि में युग्म पैदावार क्या है? कृषि में युग्म पैदावार का आशय किससे है? विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से, एक ही साथ 2 फसल उगाने से, अन्य फसल के साथ 1 फसल उगाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि में युग्म पैदावार होती है डबल क्रॉपिंग, याद रखना, युग्म पैदावार होती है डबल क्रॉपिंग। उसका मतलब है कि एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाई जाए। मतलब कि जो आपका एक समय है, सपोज 1 साल है, तो उस 1 साल के अंदर कम से कम दो फसल तो उगानी चाहिए। आप 2 से ज़्यादा उगा दें तो उस जमीन के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? ए, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है क्या? मिश्रित कृषि में सम्मिलित है क्या विभिन्न फसलों का योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी एवं खरीफ फसलों का साथ उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, और फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना। ठीक है। मिश्रित कृषि, मिक्स फार्मिंग, क्या मतलब है? तो दोस्तों एक्चुअल में जो मिश्रित खेती का मतलब है वह है आपका, जो इसका मतलब है मिश्रित फार्मिंग का, मिश्रित खेती का, मिक्स फार्मिंग का, वह है कि कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, जिससे खेती से समय बचे और उस समय को आप पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, कि कई तरह की फसलें उगाएं, उसके साथ साथ पशुपालन भी
करें। ठीक है। नेक्स्ट, समानांतर फसल का एक उदाहरण, समानांतर फसल का एक उदाहरण कौन सा होगा? आलू, धान, गेहूं, सरसों, कपास, गेहूं, ज्वार, आलू। एक ही समय पर एक ही साथ आप कौन सी फसल उगा सकते हो? क्या आप धान के साथ आलू उगा सकते हो? नहीं। कपास के साथ गेहूं? नहीं। ज्वार के साथ आलू? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप गेहूं के साथ सरसों उगा सकते हो, आप गेहूं के साथ सरसों उगा सकते हो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न राज्यों में डैश को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो अगर इसका जवाब देखा जाए, आप सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी अच्छी ज़मीन है खेती के लिए, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। सिक्किम में सिर्फ 10% मैक्सिमम कृषि के लिए उपलब्ध है। जितनी ज़मीन में सिक्किम है उसका सिर्फ 10%, यहाँ तक कि उससे भी कम इनके पास खेती करने के लिए भूमि उपलब्ध है। तो किसका आ जाएगा? सिक्किम। ठीक है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता। भाई प्रकृति पर निर्भरता में तो कृषि कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। उत्पादकता का निम्न स्तर, यह भी नहीं है। फसलों की विविधता, भाई फसलों में अगर विविधता नहीं होगी, उसमें अलग अलग फसल नहीं बोएंगे तो कैसे काम चलेगा। बड़े खेतों की प्रधानता, हाँ ये नहीं है। खेती के लिए बड़े खेत ही हों इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं इसके पास 1 बीघा ही ज़मीन है उसमें भी कर रहा है, कुछ ऐसे 100 बीघे हैं वो भी ज़मीन कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी विशेषता वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता, मिनिमम प्रोडक्शन। ठीक है। क्या कारण है? आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक होना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बिल्कुल यही बात है, ऊपर के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आवश्यकता इतनी है उससे अधिक लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं, जोत का आकार छोटा है और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, नई तकनीक जो कर रहा है वह अच्छा उत्पादन करता है। तो इसमें आपके उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, परिच्छन बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार या सहकारी कृषि। निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो कौन सा इसका कारण नहीं है? भाई जनसंख्या का दबाव ये तो कारण है, परिच्छन बेरोजगारी ये भी कारण है, भूजोत का छोटा आकार यह भी कारण है। कारण नहीं है तो क्या? सहकारी कृषि इसका कोई भी कारण नहीं है। ठीक है। सहकारी कृषि इसका कोई कारण नहीं है, बल्कि सहकारी कृषि तो क्या है? कृषि के विकास का एक साधन है। सहकारी कृषि क्या है? इसके विकास का एक साधन है, जिससे कि छोटे छोटे किसान एक साथ मिलकर खेती कर लेते हैं। ठीक है। भाई किसी के पास खेत है छोटे छोटे, तो वो दो तो किसी एक साथ मिले, एक साथ फसल की, एक साथ खेती का काम करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कथन है, कथन ए, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल सही है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन आपका जो बी है वह इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, वरना पॉइंट दोनों अपनी जगह में सही है। ठीक है। अगर हरित क्रांति का कारण देखें तो भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाह स्वरूप के बजाय व्यापारिक एवं बाजार उन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। भारतीय खेती का वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है। दोनों तथ्य अलग अलग हैं, दोनों सही हैं, लेकिन दूसरे वाला एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संकार्य क्या है? भारत में संकार्य
जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है कहाँ पर? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। कहाँ पर है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। बताइए कहाँ पर है? तो अगर बात करें जो कृषि संगणना हुई थी 2015-16 में, कहाँ पर? 2015-16 में, तो देश में कुल 157.14 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र हैं, जिसमें सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है। किसका है? सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है, जो कि 20.87 मिलियन है। किसका दोस्तों? सबसे किसका है वर्तमान में? आपका राजस्थान का। उसके पश्चात महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है। जबकि देश के क्रियाशील जोतों में जो ऑपरेशनल होल्डिंग है उसमें सर्वाधिक जोतों का संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार है। और वर्तमान में औसत आकार प्रति जोत क्या है? औसत आकार प्रति जोत जो है वह नागालैंड, वह नागालैंड। लेकिन यहाँ पर पूछिए संकार्य जो कि चालू जोत ऑपरेंट होल्डिंग किस में है? राजस्थान। किस में है? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी राजस्थान। भारत में कृषि को समझा जाता है क्या? जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार, एक उद्योग। क्यों क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन, जीने के लिए, अर्जित करने के लिए साधन समझा जाता है। ठीक है ना। चलिए 20, भारतीय कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित हैं। दूसरा, पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्र में दालों का भाग दुगना हुआ है। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भाग भारत में है और भारत में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 34% क्षेत्र में चावल की खेती होती है। ठीक है। तो अगर आप बात करें और मैं आपको इसका जवाब बताऊं तो 2015-16 के अनुसार क्या हुआ था कि जो आपका दालों का भाग है दुगना हो गया, वह गलत है, यह सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद पूरे विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाले चावल की कृषि का लगभग 29%, कितना? 29% भाग भारत से किया जा रहा है, तो आपका यह भी गलत है। ठीक है। मतलब दालों का दुगना होना यह भी गलत है और आपका भारत में 15% चावल होना यह भी गलत है, क्योंकि 29% है। ठीक है। बल्कि अब तो 32 हो चुका है। उसके बाद भारत में जो खेती की कुल क्षेत्र में से लगभग 23.7% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है, न कि 34%। कितना? 34 नहीं, 23%। तो आपका यह भी गलत है। ठीक है। तो इसलिए आपका दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों गलत हैं। पहला सही कौन सा है? पहला। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पहला। क्या है कि भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। रासायनिक उर्वरक जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनके सबसे बड़े 2 उपभोक्ता इस्तेमाल करने वाले हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कौन से हैं? आपके उत्तर प्रदेश और क्वेश्चन के टाइम पे अगर बात करें तो आपके हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। ध्यान रखना, मैं टिक नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अभी आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों हैं जो सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। किसके? आपके केमिकल फर्टिलाइजर के। किसके दोस्तों? केमिकल फर्टिलाइजर के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं आपके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से
किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ढैंचा, सनई, ग्वार या लोबिया? तो बिल्कुल सही बात है कि आपके लोबिया में, जिसको आप बोड़ा भी कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जब ज़मीन की बिल्कुल शक्ति खत्म हो जाती है, नाइट्रोजन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद लोग लोबिया बोते हैं और वह बहुत अच्छी पैदावार देता है। उसके बाद की फसल भी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वह ज़मीन में कमी नाइट्रोजन की पूरी कर देता है। ठीक है, चलिए 23। नई सुधारी गई उसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है कौन सी? लोबिया, ढैंचा, मूंग, सनई, तो भी आपको बताया लोबिया। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, या भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए? तो बिल्कुल सही, उत्पादक बढ़ाने के लिए भी, खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के हेतु, और ये सभी। ठीक है, चलिए 25। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है केरल तट में, तमिलनाडु का तट में, तेलंगाना में या विदर्भ में? तो कहाँ पर आपका उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र? दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है। सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग, और गुजरात का सूरत क्षेत्र, और महाराष्ट्र का कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र। ठीक है, दोबारा नोट कर लीजिए कि जो उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है वह दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है। उसके बाद आपका तमिलनाडु का तटीय भाग है, फिर गुजरात का सूरत क्षेत्र है, और महाराष्ट्र का कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र है। तो इसमें न तो आपका आंध्र प्रदेश है, न गुजरात है, न महाराष्ट्र है, तो है कौन सा? तमिलनाडु तट। कौन सा? तमिलनाडु तट। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनर्भरण क्या है? पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न भारतीय राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में सबसे आगे है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो ठेकेदारी कृषि सबसे ज़्यादा जो हुई वह हुई आपकी पंजाब में। पंजाब सबसे आगे है। एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है बताइए? एगमार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति है, कृषकों की एक सहकारी समिति है, अंडों की एक विनियमित मंडी है, यह गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तो आपने देखा होगा एगमार्क एक सील लगती है, एक मोहर लगती है आपके खाने के पैकेटों पर, खाने की चीज़ों पर। तो क्या है? यह कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, मतलब उसकी क्वालिटी की मोहर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 29। हरित खेती में सन्निहित है क्या? जैविक खेती एवं बागवानी का जोर। बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो अगर बात की जाए हरित क्रांति में क्या आता है, तो इसमें आपका आता है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन। ये इसमें सन्निहित है, ये इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि वास्तव में हरित क्रांति है ही संरक्षण कृषि। क्या है? वास्तव में हरित क्रांति है ही संरक्षण कृषि। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हम सब जानते हैं कि हरित खेती जो हरित क्रांति हरित कृषि है, इसके विषय में जो धारणा आई थी वो डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा आई थी। किसके? डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा। चलिए 30 क्वेश्चन। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या असत्य है, कौन सी व्याख्या गलत है? जलवायु परिवर्तन, नगद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि और आर्थिक सहायता में कटौती। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? नरसिंह राव। कब हुई थी? नरसिम्हा राव सरकार में। कब? 1991 में। ठीक है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। तब से लेकर अब तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, किसका प्रभाव पड़ा है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का बहुत प्रभाव पड़ा है, जिनमें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच हुई है, नकदी फसलों पर बहुत बल आया है, जो आय थी वह असमानता में वृद्धि हुई है, आर्थिक सहायता में कटौती हुई है, ये सब शामिल हैं। लेकिन वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है और छोटे किसानों को कम लाभ होता है। ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में से कौन सा 20 ग्राम संकल्पना, जिसको आप सीड विलेज कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन सा करता है? किसानों को अपने खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों के बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। किसानों को गुणात्मक बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणतायुक्त बीज उपलब्ध कराना। अगला पढ़ लेते हैं। कुछ ग्रामों को अनन्य रूप में प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ही ईयरमार्क करना, ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही है वह आपका है बी ऑप्शन, कि किसानों को गुणवत्ता बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणतायुक्त बीज उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए 32। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? पहला, एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग या स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। ठीक है, तो अगर मैं पहले आपको ऑप्शन बता दूं तो वह ऑप्शन आएगा आपका सी, क्योंकि 2, 4 और 5 ये संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। न्यूनतम जोत को अपनाना और मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग करना और स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं दोस्तों। हरित क्रांति, ये कुछ सवाल है हमारे हरित क्रांति से। चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कब? 5वें दशक के दौरान, 7वें, 6वें या 8वें दशक के दौरान। तो जो हरित क्रांति शुरू हुई थी वह 1966-67 से प्रारंभ हुई और यह इसका पहला चरण था। 1981 तक चला। तो मतलब कि कब शुरू हुई थी? 66-67 में। तो कौन से दशक में? 7वें दशक में। कब हुई थी? 7वें दशक के दौरान प्रारंभ हुई थी। ठीक है, याद रखना कब? 1966-67 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और इसे यह भी आपको याद रखना है कि जो उसका पहला चरण था यह किस किस राज्य में लागू हुआ था? तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। सदाबहार क्रांति में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई
किसके द्वारा? सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, राजा कृष्ण द्वारा या आर.के.वी. राव द्वारा? तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, N.A. बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? तो ये कहां से हैं बताइए? इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। कब? 1914 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका? हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका? स्वामीनाथन का, कुरियन का, सुब्रमण्यम का, अब्दुल कलाम का? तो किसका रहा? हमारे स्वामीनाथन जी का इससे गहरा संबंध रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। हरित क्रांति से अभिप्राय है क्या? हरित क्रांति से अभिप्राय है क्या? हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, हरी वनस्पति या उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम? तो कौन सा है? उच्च उत्पाद, हाई प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है ना। चलिए, हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो यह है आपके गेहूं उत्पादन से। किससे? गेहूं उत्पादन से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अभी आपको बताया 1966-67 में हुई थी। ठीक है ना। और इसमें जो गेहूं के बीज हैं उनकी उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाने में सफलता मिली थी। ठीक है, 2 से 2.5 गुना उत्पादन में सफलता मिली थी। चलिए 39, क्वेश्चन नंबर 39। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत की सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में या गेहूं के उत्पादन में? तो हम जानते हैं किसमें? गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रगति की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप क्या है? प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था हरित क्रांति में? जैमोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं, मैक्सिकन गेहूं? तो कौन सा था? आपका मैक्सिकन गेहूं था। कौन सा था दोस्तों? मैक्सिकन गेहूं। ठीक है, जिसे कि बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र, किसके? मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था, मैक्सिको से। ठीक है, चलिए 41। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था कितना? 1500 किलोग्राम, 2222, 2000, 3000। तो दोस्तों अगर बात करते हैं फिलहाल 2018-19 की बात करें तो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3408 किलोग्राम है। कितनी? 3408 किलो प्रति हेक्टेयर है 2018-19 के तहत। लेकिन जब इसकी बात करें क्वेश्चन की तो ये इस समय 2000, इसका जवाब 2000 होगा। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखने कितना है? 3408। अगर मैं फिलहाल की बात करें, फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार 3408 है। कितना है? 3408, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 3408 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदावार पहुंच चुकी है। ठीक है ना, 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन नहीं है दोस्तों? नाम बताइए। नाम है आपका सफेद दूध, हरा अनाज, सुनहरा उद्यान, नीला मुर्गी पालन। बताइए। सफेद दूध, हरा अनाज, नीला मुर्गी पालन या सुनहरा उद्यान? तो कौन सा है बताइए।
ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो, और अगर आपको याद नहीं है तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। इसका जवाब है आपका नीला, क्योंकि नीला मुर्गी पालन नहीं है, नीला आपका है मत्स्य पालन, मछली पालन। क्या है नीला? मुर्गी पालन नहीं है, ये आपका है मत्स्य पालन, या आप कह सकते हो मछली पालन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है? नहीं। दूसरा, इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है? बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है? नहीं। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है? हाँ। तो ऑप्शन इसका ये सही है और ये सही है, इसका मतलब 2 चाक इसमें सी में, तो आपका ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 44। दिए गए क्रूड की सहायता से हरित क्रांति में घटक चुनने हैं। पहला, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, बिल्कुल ठीक है। सिंचाई, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण सड़कें और विपणन, बिल्कुल ठीक है। तो चारों ठीक हैं, तो चारों के लिए कौन सा आएगा आपका? ए बी सी डी, तो आपका डी, डी इसके लिए सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 45 कथन और कारण। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है? बिल्कुल हुई है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है? बिल्कुल हुई है। और क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब इन दोनों में जो आपका ए और आर है, दोनों हैं तो बिल्कुल सही, लेकिन जो आपका आर है, कारण है, वह कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए आपका इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, और इसका कारण क्या है कि भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी दिखाई नहीं दिया और उसमें वह फलस्वरूप अपना उत्पादन उस वृद्धि तक नहीं कर पाई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 46। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है किससे? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपयोग सभी से। तो इन तीनों से ही इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है। किससे? इन तीनों से ही। किससे? हरित क्रांति से भी, नीली क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से भी इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे को कहते हैं? कपास को, अंगूर को, लहसुन को, प्याज को। तो प्याज के उत्पादन को बढ़ाने को हम कहते हैं गुलाबी क्रांति। किसको कहते हैं? प्याज को गुलाबी क्रांति। अब आप प्लीज़ अपनी बुक के साथ साथ अपनी कॉपी उठा लें, एक पेंसिल उठा लें, मैं आपको क्रांति बता देता हूँ, आप नोट कर लें, आपके बहुत काम आएंगी, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर ले प्लीज़ दोस्तों। काली क्रांति। कौन सी? काली क्रांति। काली क्रांति कहते हैं पेट्रोलियम उत्पादन या कच्चा तेल उत्पादन को। ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन या कच्चा तेल उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक। भूरी क्रांति उर्वरक। भूरी क्रांति उर्वरक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। दोबारा बोल देता हूं एक बार। काली क्रांति पेट्रोलियम, जिसको आप कच्चा तेल भी कहते हैं, उसका उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। ठीक है, उर्वरक बनाना। ठीक है ना। चलिए 48 सूची दी गई है, एक तरफ उत्पादन एक तरफ क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन आपको बताया अभी, खाद्यान्न उत्पादन आपको बताया हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर आपको होगा इसमें A1 B2 B3 C2 D4। ठीक है, चलिए
49। काली क्रांति संबंधित है किससे? अभी आपको बताया कच्चा तेल उत्पादन से। किससे? कच्चा तेल उत्पादन से। क्रांति संबंधित सुनहरी, श्वेत, नीली, हरित। उद्यान, दूध, कुक्कुट पालन और हरित और कृषि। ठीक है, तो सुनहरी, श्वेत, नीली, हरित। तो किससे है? सुनहरी क्रांति आपकी उद्यान से है। किससे है? सुनहरी उद्यान से है। श्वेत क्रांति आपको दूध से है। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य से है। किससे है? मत्स्य से। हरित क्रांति कृषि या फिर आप कह सकते हो कि फसलों के उत्पादन से है। लेकिन नीली क्रांति आपकी कुक्कुट पालन से नहीं है, नीली क्रांति आपकी है मत्स्य उत्पादन से, मछली के उत्पादन से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, बागवानी। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, मत्स्य पालन। नेक्स्ट 52। जीरो टिल बीज, कौन सा? जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था कहाँ पर? PAU लुधियाना में। GB पंत जो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो पंतनगर में है। IISR लखनऊ में। IARI नई दिल्ली में। तो जो इसका विकसित किया गया था वह किया गया था इसको विकसित दोस्तों कहाँ पर? GB पंत। कहाँ पर? GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। ठीक है, यहाँ पर इसको विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल कृषि से। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ जानने का मौका मिला होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। ऐसे ही अच्छे सवालों के साथ हम लोग आते रहेंगे, रोज़ आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आप बस अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा और प्लीज़ इस चैनल को जितना सब्सक्राइब और शेयर हो सके उतना आप सब्सक्राइब और शेयर कराने में मदद करें दोस्तों। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम दोस्तों।